हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम। हर एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं तो हर एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स का। तो हम आज मैथ्स में पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या होता है, संख्या का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। नंबरों का क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो जब हम संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। बेसिक रूप से जो संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी जो होती है वो है काल्पनिक संख्या। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। वास्तविक और काल्पनिक संख्या में इसको बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या, हमने बचपन में एक चीज पढ़ा हुआ है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि एक नंबर लाइन होती है ना, जिसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें इधर हम 0 लिखते हैं, इधर हम 1 2 3 अप टू डेट इधर चलती रहती है संख्याएं, इधर -1 -2 -3। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर हम उसे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसे हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, है ना। जो निगेटिव संख्याएं होते हैं, जो निगेटिव नंबर होते हैं, अगर उसका अपन क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। निगेटिव संख्याएं तो उसका हम क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे अंडर रूट -3 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे काल्पनिक संख्या में ही हमने, जब हम सर्ड एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, जब हम घातांक और करनी पढ़ेंगे तो हम एक रूल्स पढ़ते हैं, √a इंटू √b, और इसको हम लिख सकते हैं √a इंटू b। तो वैसे अगर मैं इसे तो √3 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, √-3 को, √-3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √-1 इंटू √3। 2 पार्ट में मैंने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक, अब √3 और जो √-1 होता है, इसका जो मान होता है वो होता है आयोटा। तो इसे हम क्या डिनोट करते हैं, आयोटा से। यानी बोलने का मतलब, अगर √5 आयोटा, √7 आयोटा ये भी अगर कहीं पर दिया हुआ है तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या का कोई रोल कॉल नहीं है। हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी है। ठीक, अब काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है तो अब हमें किससे पढ़ना पड़ेगा, वास्तविक संख्याओं को। तो चलिए अब हम आगे वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं और वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, चलिए अब वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। चलिए इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वास्तविक संख्याएं 2 टाइप्स की होती है। ठीक, बचपन से हमने पढ़ा हुआ है। एक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी, परिमेय संख्या। बोलने का मतलब रैशनल नंबर, इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या बोलने का मतलब इर्रेशनल नंबर, है ना। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, दोनों को अपन अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो अब परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त या
निर्देशित कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर P एंड Q है क्या? P और Q दोनों हैं पूर्णांक संख्या। अभी हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो पूर्णांक संख्याएं हैं। और एक चीज और याद रखना है, Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं परिमेय संख्या के। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? 2/5, -3/7, 1.25, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? अगर मैं इसे पॉइंट में हटाऊं, तो पॉइंट में हटा देता हूं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट का 1 और बट्टे में पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो 2 0 लग जाएंगे। ठीक, तो P/Q के रूप में दिख रहा है, यानी कि ये भी कौन सी संख्याएं हैं? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अगर मैंने लिखा 6 क्या है? 6 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? 6 कोई भी संख्या है, अगर हम देखते हैं तो उसके अपॉन में कुछ नहीं दिखता, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 6/1। तो 6 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, P/Q के रूप में दिख रहा है, यानी कि 6 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं √4 की, √4 यानी इसका √4 है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2/1 लिख सकता हूं, यानी कि स्क्वायर रूट 4 जो है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 जो है, ये भी कौन सी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हमने क्या डेफिनेशन होती है वो देखा, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। P और Q जो होते हैं वो कौन सी संख्याएं होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है, यानी यहाँ जो P और Q है वो कौन सी होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। ठीक, अगर हम बेसिक रूप से डेफिनेशन बोले तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, P/Q के रूप में क्या नहीं किया जा सकता? व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अब आगे तो कौन सी अपरिमेय संख्या होगी? तो रूट के अंदर पे अगर ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। √3 आपकी अपरिमेय संख्या होगी, √5 आपकी अपरिमेय संख्या होगी, √7 आपकी अपरिमेय संख्या है, √11 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने अभी क्या देखा? वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन किए 2 पार्ट्स में। एक हो गया आपका परिमेय संख्या और दूसरी हो गई अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्या। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वो पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अब हम वास्तविक संख्या देख लिए। वास्तविक संख्या के बाद में अब हम परिमेय संख्या को और क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या को क्लासिफाई करते हैं तो परिमेय संख्या भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या, ठीक, रैशनल नंबर। जब परिमेय संख्या को 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक, तो पहला पार्ट होगा पूर्णांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, और दूसरा हमारा है दशमलव संख्या। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दशमलव संख्याओं को पढ़ लेते हैं। क्या होती है दशमलव संख्याएं?
ठीक, अब दशमलव संख्याएं की बात करते हैं तो दशमलव संख्याओं को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला जो है वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आगे हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, चलो एक एक चीज को अपन हम देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नाम से क्लियर हुआ टर्मिनेट, जब हम परिमेय संख्या या p अपॉन क्यू के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा 2/5। अब मैं 2 से इस 2 को इस 5 से भाग देता हूं। जब मैं इसे 2 से 5 दूंगा तो क्या बाहर जाएगा, 0.4 टाइम्स चला जाएगा। यानी कि क्या हुआ, पॉइंट के बाद में हमारा भाग क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो वो अपने कौन से डेसिमल, वो कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे 0.4 हो गया, 0.45456, इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ टर्मिनेट हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.38 ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इस पर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। बोलने का मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन दशमलव के बाद रिकर होते जा रहा है। रिकर होने का मतलब है रिपीट होना, बार बार वही संख्या या वही टर्म्स, दशमलव के बाद वही टर्म्स क्या होना, रिपीट होना। क्या कहलाएगा आपका, रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने 1/3 लिखा, 1/3 को मैं जब डिवाइड करूंगा तो 0.33333 ये क्या होते जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। भाग कहीं पर टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन दशमलव के बाद कोई एक अंक है या कोई एक संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक, ऐसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं तो 0.45454545, तो आपको पॉइंट के बाद में एक पैटर्न नजर आ रहा है। एक संख्या है क्या, 45, जो बार बार क्या होते जा रही है, रिपीट होते जा रही है। तो ये भी क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट बार बार क्या होते जा रहा है, रिपीट, बार बार वो अंक क्या होते जा रहा है या वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट इस पर, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0.487315618117 चलते जा रहा है। आपको यहाँ पे कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है क्या, कि दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट हो रहा हो, नहीं, अलग अलग संख्याएं हैं पूरी की पूरी। तो यहाँ क्या दिख रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक, अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो यही मिलकर क्या कहलाता है आपका, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ये आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया। 3 पार्ट्स में दशमलव संख्याओं को क्लासिफाई किए। पहला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी बोलने का मतलब कि जब हम
P अपॉन Q के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है और उसे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और भाग दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होगा कि दशमलव के बाद कोई अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है और भाग टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तीसरा इसमें हमने पढ़ा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। बोलने का मतलब दशमलव के बाद ना तो हमारा भाग टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है जो क्या होता हो, रिकर होता हो या फिर बार बार रिपीट होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों को अगर मिलाकर संयुक्त रूप से बोले तो ये क्या कहलाता है, आपकी परिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमने देखा कि दशमलव संख्याएं क्या होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमने जब परिमेय संख्या थी उसको दो भागों में डिवाइड किया था, तो हमने क्या लिखा था, एक लिखा था दशमलव रूप और एक लिखा था हमने क्या, आपका इंटीजर, पूर्णांक, है ना। तो हम अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक, अब पूर्णांक की हम बात करते हैं तो पूर्णांक को भी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा जो होता है वो होता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर की हम बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 0। इसके बाद में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, बोले तो आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या, -1, -2, -3, -4 अप टू डिजिट कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो आपको एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, -1, -2, -3, -4 माइनस इनफाइनाइट तक, ये कौन से पूर्णांक कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। जीरो इंटीजर में आपका सिर्फ और सिर्फ 0 और धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डिजिट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो आपको एक ये सेट नजर आ रहा है, -1, -2, -3, -4 से अप टू डिजिट, ये क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। 0 है तो 0 पूर्णांक, और 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डिजिट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, इसी धनात्मक पूर्णांक को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक, क्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। कोई भी चीज़ को मुझे काउंट करना है, उसको काउंट करने के लिए जिन नंबरों का हम प्रयोग करते हैं, हम उसे कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या फिर हम उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। यदि मैं प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लूं, या ये बोलो धनात्मक पूर्णांक के साथ मैं 0 इंटीजर को भी शामिल कर लूं, ठीक है, तो अब ये आपका एक और संख्या बनकर निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर। अगर मैं 0 को शामिल कर लूं किसके साथ में, धनात्मक पूर्णांक के साथ में, या फिर 0 को शामिल कर लूं मैं किसके साथ में, प्राकृतिक संख्या के साथ में, तो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक। तो हमने क्या देखा, पूर्णांक को हमने क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में,
निगेटिव पूर्णांक हो गया, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, जीरो इंटीजर जीरो पूर्णांक हो गया, और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, अप्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में या धनात्मक पूर्णांक में किसको शामिल कर लूँ, जीरो को शामिल कर लूँ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा धनात्मक पूर्णांक। अब हम किसको क्लासिफाई करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को क्लासिफाई करेंगे। चलिए अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है देखते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 अप टू डेज कहाँ तक के, इनफाइनाइट तक के, ये क्या कहलाएंगे, हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, अब धनात्मक पूर्णांक को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम जब जिसे अलग यूज कर रहे हैं तो वो है आपका सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा, विषम संख्या, विषम संख्या। तीसरे नंबर पे हमें जब इसे क्लासिफाई करते हैं तो आता है आपका अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में अभाज्य संख्या से। तो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, तो अब अभाज्य पढ़ लिए तो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, और भाज्य संख्या के बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, विषम संख्या इसको हम ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, अभाज्य संख्या इसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, भाज्य संख्या इसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या इसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए अब एक एक को हम क्लासिफाई करते हैं, क्या होती है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, सबकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है बेसिक, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सम संख्या, ठीक, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी ऐसी संख्या जो दो से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका मतलब कि जो भी संख्या होगी वो दो का मल्टीपल तो होगी ही होगी। ठीक, दो का मल्टीपल होगी, यानी कि हम सम संख्या को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो संख्या को मैं 2n भी लिख सकता हूं। ठीक, तो सम संख्या की डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है या ऐसी संख्या जिसको 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर n क्या है, n है आपका पूर्णांक, ठीक है, n है आपका क्या, पूर्णांक। अब n की आप वैल्यू लेते जाओ, ठीक, n की आप वैल्यू लेंगे क्या, 1 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 ले लीजिए आप तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 ले लीजिए तो 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 ले लीजिए तो 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 ले लीजिए तो 10 आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्याएं कहलाएगी। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है। ठीक है, कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अगर आ भी गया तो भी आंसर आप क्या लगाएंगे, 2 ही, या फिर
आपको बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे तो क्या पूछेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या जो है वो क्या है, 2 है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं सम संख्या के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन पर, और वो है हमारी विषम संख्या। तो सबने बचपन से ही पढ़ा है हमने कि विषम संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, है ना। क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं ऐसी संख्या जिसे मैं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो वो संख्या भी क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, कैसे, अगर n है तो n क्या है, n है पूर्णांक, n की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूं पूर्णांक में। चलिए n की वैल्यू में 1 लेकर देखता हूं। अगर n की वैल्यू में 1 लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस साइन लूँ तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू मैंने 2 लिया तो n की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अगर मैं माइनस साइन के साथ करूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 7 9 11 अप टू डेज चलता रहेगा। ये सब संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएगी, विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो विषम संख्या क्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या जिसे 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्याएं कहलाएगी। चलिए, अब विषम संख्या के बाद में नेक्स्ट जो डेफिनेशन है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। चलिए, अभी हमने पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्या। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित होती है। यानी ऐसी संख्या जो 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये भी तो बोल सकते हैं ना, अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या, ऐसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित होती है, अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं ना। कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कौन कौन सी, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ठीक, तो मैंने 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स लिखे हैं। सबसे छोटी जो प्राइम संख्या होती है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है, 2। ये भी बोल सकते हैं पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्रथम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र
सम अभाज्य संख्या। ठीक है, एकमात्र समअभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने 50 तक प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से सिर्फ 2 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या है? विषम है। सिर्फ 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 ही क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या होती है। ठीक, चलिए अभाज्य संख्या के और अपन दूसरे फैक्ट देखते हैं। अब मैंने इतनी 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखा था। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले 1 से लेकर 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? 4। 1 से लेकर अगर 50 तक पूछ लिया, 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 से लेकर 50 तक कितने? 15। 50 से लेकर यदि आपको 100 तक पूछ लिया तो प्राइम नंबर्स की संख्या होती है 10। अगर 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर पूछ लिया तो कितने हो जाएंगे? 25। 1 से लेकर 200 तक अगर प्राइम नंबर्स आपसे पूछा तो प्राइम नंबर्स की संख्या हो जाएगी 42। 1 से लेकर अगर 30 तक के आपको प्राइम नंबर्स पूछा, 300 तक के प्राइम नंबर्स पूछा तो इसकी संख्या हो जाएगी 62। 1 से लेकर के अगर आपको 400 तक के प्राइम नंबर्स पूछा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 78। 1 से लेके 500 तक की अभाज्य संख्या आपसे पूछा तो कितनी हो जाएगी? 95। और 1 से लेकर 1000 तक अगर आपको प्राइम नंबर्स पूछा तो इसकी संख्या हो जाएगी 168। तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक 15, 50 से लेके 100 तक 10, तो टोटल 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेकर 200 तक के 46, 1 से लेकर 300 तक 62, 1 से लेके 400 तक के 78, 1 से लेके 500 तक के 95 और 1 से लेके 1000 तक के 168 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब अभाज्य संख्याओं में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 101। अगर आपसे पूछा 4 अंकों की, पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 997। अगर आपसे पूछ लिया 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछ लिया तो होती है 1009। ठीक, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 0, 1019, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 970 और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी कितनी होगी? 1009 होगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आगे चलता हूँ अभाज्य संख्याओं में भी। तो जब मैं अभाज्य संख्याएं लिखा था तो एक बार मैं फिर से 50 तक की अभाज्य संख्या लिखता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ठीक, 50 तक के मैंने अभाज्य संख्या नोट डाउन की है। इस 50 में हमने 2 के बारे में तो पढ़ लिया था। अब इस 50 अभाज्य संख्याओं में एकमात्र ऐसा पेयर है, कौन सा? 3, 5 और 7 का। ये एकमात्र ऐसा समूह है, एकमात्र ऐसा समूह है जिनके बीच का अंतर
बीच का अंतर कितना है? 2 है। जिनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो एक मात्र आपको पेयर मिलेगा, बाकी आप पेयर को देख लो। दूसरा पेयर लेके चलता हूँ। अगर मैं ये वाला पेयर लिया तो इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 4। अगर मैंने फिर ये वाला पेयर ले लिया, ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर आपका 4 का और यहाँ दोनों के बीच का अंतर 2 का। अगर मैंने ये वाला पेयर ले लिया इस तरीके से, तो इनके दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच के अंतर 4 का। आप कोई भी 3 अंकों का पेयर ले लीजिए, कोई भी पेयर का अंतर 2 2 नहीं आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। ऐसा एक ही मात्र पेयर है पूरे अभाज्य संख्याओं में जिनके बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक, ये एक मात्र पेयर है, एक मात्र समूह है जो लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 के बाद में अगला जो विषम संख्या होती है 5, 5 के बाद में अगली जो विषम संख्या आती है 7। एक मात्र अभाज्य संख्या का ऐसा समूह है जो लगातार 3 विषम संख्याएं को दिखाता है। ठीक, अब आते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स पे जो अभाज्य संख्या से कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है। क्या? 2 और 3 को छोड़कर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 2 और 3 को छोड़कर, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 11 ले लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 11 ले लेता हूं। ठीक, 11 का स्क्वायर करता हूं मैं, 11 का स्क्वायर करता हूं, कितना आ जाएगा? 121। और उसको आप 24 से भाग दो, उसको क्या करिए? 24 से भाग दो, तो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 और 3 को छोड़कर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर, और उसका क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, उसका क्या कीजिए? स्क्वायर, और उसको 24 से डिवाइड कीजिए। हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, ये थी हमारी पूरी की पूरी अभाज्य संख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ पेयर पूछ लेते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा हुआ है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब मैंने अभी तक के सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, अब अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। आप इसका फैक्टर करके देखिए, इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। कितने फैक्टर बने? 3 फैक्टर। इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 से, मोर देन 3 फैक्टर बने। इसको 1 से, 2 से, 4 से, 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। 9 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं ये सभी नंबर्स के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये 4 की बात करते हैं। ये 4 जो है ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, ये 4 जो है वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक, तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन नॉर्मल हमें मालूम है कि ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं।
ठीक, अब आगे आते हैं भाज्य संख्या के बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे पहुंचते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बोले तो को प्राइम नंबर। इसको अच्छे से समझिएगा, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। बोलने का मतलब ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। अगर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा इसका मतलब उनका एचसीएफ एक होगा, और अगर उनका एचसीएफ एक होगा बोलने का मतलब वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 और 5। अगर मैं 3 के फैक्टर्स करूं तो क्या लिखूंगा, 3 × 1 लिखूंगा। 5 के फैक्टर्स करो तो 5 × 1 लिखूंगा। अगर मैं दोनों को देख रहा हूं तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 दिख रहा है, इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 दिख रहा है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है बोलने का मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और एचसीएफ 1 होगा बोलने का मतलब 3 और 5 ये कौन सी संख्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ऐसी 16 और 25। अगर 16 के फैक्टर करूंगा मैं तो 2, 1, 2, 4, 8, 16 इसके फैक्टर होंगे। 25 के फैक्टर करूंगा तो 1, 5, 25 इसके फैक्टर होंगे। दोनों में कॉमन गुणनखंड जो दिख रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दिख रहा है वो 1 और 1 दिख रहा है। अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा, और एचसीएफ 1 है बोलने का मतलब ये कौन सी संख्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है नंबर्स का, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। हमने वास्तविक संख्याएं देखा, काल्पनिक संख्याएं देखा, वास्तविक संख्याएं को डिवाइड किया, पूर्णांक संख्याएं देखा, दशमलव संख्याएं देखे। दशमलव संख्या के बाद हमने पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक देखा, धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं को हमने देखा। तो आज हमने डेफिनेशंस या बोल सकते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने आज समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।